हेलो ऑल ऑफ यू। चलिए, हम लोग ज्यूरिस में पढ़ रहे थे इंडियन पीनल कोड, और इंडियन पीनल कोड के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे सेक्शंस देखे थे। हम लोगों ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देखा था, हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स देखे थे क्राइम के, स्टेजेस देखे थे क्राइम के, और बहुत सारे सेक्शंस भी पढ़े थे और उनकी पनिशमेंट्स भी पढ़ी थी। और उसी सीक्वेंस में चलिए आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसमें आज हम लोग अब पढ़ने वाले हैं डिसऑनेस्ट और fraudulent execution of a deed of transfer containing false statement of consideration। जरा इस सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस सेक्शन में गलत क्या हुआ, गलत इन द सेंस फ्रॉड क्या हुआ। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ अ डीड ऑफ ट्रांसफर। डीड ऑफ ट्रांसफर मतलब मिस्टर ए अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर बी को बेचना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने एक ट्रांसफर डीड बनाई, सेल डीड बनाई, ठीक है। और इस सेल डीड में उन्होंने कंसिडरेशन से रिलेटेड कोई फॉल्स स्टेटमेंट लिखा। कंसिडरेशन से रिलेटेड का मतलब इनकी ये जो प्रॉपर्टी थी उसकी एक्चुअल वर्थ थी 1 लाख रुपए, जबकि उन्होंने इस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ की वर्थ का दिखाया। यानी कि इन्होंने, मिस्टर ए ने कहा कि हमने ये प्रॉपर्टी वैल्यूअर से वैल्यू करवाई और इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो आप हमको 1 करोड़ रुपए दीजिए और 1 करोड़ रुपए में आप ये प्रॉपर्टी हमसे खरीद लीजिए। जबकि ये वैल्यूअर वाली बात जो थी वो पूरी तरह से फॉल्स थी, और इस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यूएशन सिर्फ 1 लाख रुपए थी। यानी अगर किसी पर्सन ने किसी डीड में, सेल डीड में या ट्रांसफर डीड में कंसिडरेशन से रिलेटेड कोई झूठ बात लिखी है, तो उसको भी एक तरीके का फ्रॉड माना जाएगा और उसकी भी पेनल्टी लिखी हुई है सेक्शन में। चलिए देखते हैं। Whoever dishonestly or fraudulently sign, execute or becomes a party to any deed or instrument which purports to transfer to any or subject to any charge of property any interest therein। कह रहे हैं एक ऐसी डीड, एक ऐसा अग्रीमेंट साइन किया है जिस अग्रीमेंट से, जिस डीड से कोई ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, इंपॉर्टेंट, विच कंटेन्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कंसिडरेशन। जो उसका अमाउंट था, जो कंसिडरेशन था, उससे रिलेटेड अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट है तो जरा देखिए कितनी पेनाल्टी है। पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद अ फाइन और विद बोथ। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाए हैं और उस प्रॉपर्टी के पेपर में कंसिडरेशन से रिलेटेड कोई झूठ बात लिखी है, तो वो भी फ्रॉड माना जाएगा 423 के अंदर, और इसमें 2 साल की सजा है, फाइन है एंड बोथ। इसी तरह एक दूसरा सेक्शन है डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंटली उस प्रॉपर्टी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। Whoever dishonestly or fraudulently conceals or remove any property of himself or any other person। वो अपनी प्रॉपर्टी जानबूझ के छिपाने की कोशिश कर रहा है या वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी जानबूझ के छिपाने की कोशिश कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारी फैक्ट्री में कुछ गुड्स बने, ठीक है, माल बना, और इस माल पे हमने टैक्स की पेमेंट नहीं करी थी, हमने मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगता है वो नहीं दिया था। तो सरकार ने हमसे कहा कि अगर आपने अपने गुड्स पे हमको टैक्स पे नहीं किया तो हम आपके सारे के सारे गुड्स जब्त कर लेंगे। इन गुड्स की ओनरशिप फिलहाल हमारी है, लेकिन हमको लगा कि अगर ये गुड्स यही रखे रहेंगे तो सरकार इनको जब्त करके ले जाएगी, तो हमने अपने ये गुड्स ठिकाने लगा दिए, हमने अपने ये गुड्स छिपा के रख दिए। ये अगर हम कर रहे हैं, अपनी खुद की प्रॉपर्टी छिपा रहे हैं या किसी और की प्रॉपर्टी छिपा रहे हैं, अगर हमने ऐसा किया है फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्टिव से किया है, किस लिए किया था, ताकि वो हमारे गुड्स को जब्त ना कर पाए, अगर हमने ऐसा किया है, then it shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो देखिए लिखा है whoever dishonestly or fraudulently conceals or removes any property। या तो हम छिपा रहे हैं या हमने वो प्रॉपर्टी हटा दी है। dishonestly और fraudulently assisting in concealment, या तो हमने उस प्रॉपर्टी को छिपाने में या रिमूव करने में किसी की मदद करी है, देन इन दैट केस ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, एंड अगेन 2 साल की सजा प्लस जुर्माना। ओके, दोनों सेक्शन बहुत इजी से थे, ये इसी के ही इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, तो एज सच नहीं, अगर आप ये 3-4 लाइन पढ़ लेंगे वो भी सफिशिएंट है। और अगले पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्जरी। क्या होती है फोर्जरी, सुना है?
जाली सिग्नेचर करना, फर्जी सिग्नेचर करना, यानी अगर हम किसी और का सिग्नेचर कॉपी करके डॉक्यूमेंट में कर दें और उसके नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दें, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ फोर्जरी। फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना। जैसे आपको याद है बचपन में जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता था या स्कूल से कोई नोटिस मिलती थी जिसमें आपको डांट पढ़नी होती थी और ये कहा जाता था कि पेरेंट के साइन करके ले आइए, है ना, क्या करते थे आप बताइए? आपके पेरेंट के साइन उस रिपोर्ट कार्ड में कहाँ से आ जाते थे? ये आपकी कला थी, आप अपने पेरेंट्स के साइन कॉपी कर लेते थे और रिपोर्ट कार्ड में साइन कर देते थे। अब बताइए, ये जो आपने अपने पेरेंट्स के फर्जी साइन कर दिए रिपोर्ट कार्ड में, ये कौन सा ऑफेंस माना जाएगा? इसको धोखाधड़ी भी कहते हैं और इसको हम लोग लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं फोर्जरी। ओके, हुएवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी प्रॉपर्टी, आप रोज यहाँ आते थे, आपने मेरे सिग्नेचर सीख लिए और फिर मेरे सिग्नेचर सीख के आपने मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बिना हमको बताए, बिना हमको पता करे, ठीक है? अगर ऐसा हुआ है किसी डॉक्यूमेंट में आपने मेरे फर्जी साइन कर दिए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट भी और वो ऑफेंस भी क्या माना जाता है? फोर्जरी। Whoever makes any false document or false electronic record or part of document or electronic record with an intent to cause damage or injury। क्यों करा आपने फर्जी साइन? इसलिए किया ताकि आप किसी के साथ धोखाधड़ी कर सकें, आप हमको नुकसान पहुंचा सकें, इसलिए अगर आपने फर्जी साइन करे हैं तो ये माना जाता है फॉर्जरी। और इसकी पनिशमेंट देखो कितनी होती है। Whoever commits forgery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो अगर आप ध्यान दो, ये वाला सेक्शन है या इसके प्रीवियस 2 सेक्शन थे, उन सब में सेम पेनल्टी है, सब में 2-2 साल की सजा है। फॉर्जरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्यूमेंट में कुछ गलत लिखा हुआ होना जरूरी है, फर्जी लिखा हुआ होना जरूरी है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जो अनट्रू है, तो वो फॉर्जरी नहीं कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक केस है बलबीर कौर स्टेट ऑफ पंजाब, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम में भी ये केस पूछा जा चुका है, जरा केस ध्यान से समझिएगा। द एलिगेशन अगेंस्ट द अक्यूज वाज दैट शी फर्निश्ड अ सर्टिफिकेट टू गेट एम्प्लॉयमेंट एज ETT टीचर which was found to be bogus and forged in as much as school was not recognized for a period given in the certificate. However, the certificate did not anywhere say that school was recognized. It was held that merely indicating teaching experience of the accused per se cannot be said to indicate the wrong facts। आपको समझ में आया इस केस में क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमको कहीं किसी स्कूल में एक टीचर की तरह अप्लाई करना था, उन्होंने हमसे कहा कि आप अपना एक डिग्री सर्टिफिकेट दिखा दीजिए कि आपने सच एंड सच कॉलेज से डिग्री लिया हुआ है, ठीक है, तो हम आपको टीचर की तरह अपॉइंट कर लेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने जिस कॉलेज से डिग्री ली हुई थी, हमने उस कॉलेज का सर्टिफिकेट उस स्कूल को दिखा दिया। स्कूल ने मेरे ऊपर इल्जाम ये लगाया कि ये जो सर्टिफिकेट है ये फ्रॉड है, ये सर्टिफिकेट फोर्ज्ड है, क्योंकि जिस स्कूल का ये सर्टिफिकेट है, जिस कॉलेज का आपको ये सर्टिफिकेट दिया गया है, वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज नहीं है, वो किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज नहीं है। क्योंकि आपने फॉर्जरी करी है, इसलिए आपके ऊपर 2 साल की सजा है। अब मेरा पूरा केस सुन के हमको बताइए, क्या हमने फॉर्जरी की है? हम आपके स्कूल में टीचर की तरह अप्लाई करने वाले थे, आपने हमसे कहा कि आप हमको वो सर्टिफिकेट दिखाइए जहाँ से आपने डिग्री ली है, हमने आपको वो सर्टिफिकेट दिखा दिया जहाँ से हमने डिग्री ली थी, लेकिन आपने मेरे ऊपर फोर्जरी का इल्ज़ाम लगाया ये कह के कि ये सर्टिफिकेट फ्रॉड है, क्योंकि जिस कॉलेज का ये सर्टिफिकेट है वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज नहीं था। एक बात बताइए, ये सर्टिफिकेट जिस कॉलेज का है वो कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं था, वो बात तो ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट तो उसी कॉलेज का है। हमने क्या सर्टिफिकेट में झूठ बात लिखी थी? क्या हमने सर्टिफिकेट में कोई फ्रॉड चीज लिखी है? नो, दिस इज नॉट फोर्जरी। आप हमें एम्प्लॉयमेंट में ना रखो, दैट इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन क्या ये केस फोर्जरी के अंडर कवर होगा? नो, उस सर्टिफिकेट में कहीं नहीं लिखा था कि ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है। हाँ, अब बताइए, आपने हमसे कहा आप हमको एक डिग्री सर्टिफिकेट ला के दीजिए, मेरे पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं था, हमने एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, उस सर्टिफिकेट में अपना नाम फर्जी लिखा, अपने साइन फर्जी करे, अब बताओ ये फोर्जरी है कि नहीं? यस, दिस विल बी कंसिडर्ड एज फोर्जरी। लेकिन आपने हमसे सर्टिफिकेट मांगा कि भाई तुमने जिस स्कूल से 12th किया उसका सर्टिफिकेट, उसकी मार्कशीट लाके दिखा दो, हमने उसकी मार्कशीट लाके दिखा दी। अब आपने कहा ये सर्टिफिकेट फोर्जरी है क्योंकि वो स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं था।
वो स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं था, इस सर्टिफिकेट को आप वैलिड नहीं मानोगे, वो सब ठीक है, लेकिन यू कैन नॉट से दैट माई सर्टिफिकेट इज फोर्ज्ड, तो ये फोर्जरी नहीं माना जाएगा। कह रहे हैं it was held that merely indicating teaching experience of the accused per se cannot be said to indicate wrong facts. So the direction which was issued for prosecution is liable to be quashed, यानी इसको forgery का केस नहीं माना जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्राइम की तरफ जिसको हम लोग कहते हैं डिफमेशन। आपको पता है डिफमेशन ही एक ऐसा क्राइम होता है जो टॉर्ट भी होता है और क्राइम भी होता है। टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग, क्राइम मतलब क्रिमिनल रॉन्ग। डिफमेशन ही एक ऐसा ऑप्शन है, डिफमेशन ही एक ऐसा केस है विच इज टॉर्ट ऑल्सो एंड क्राइम ऑल्सो। व्हाट इज डिफमेशन? हार्म टू द रेप्यूटेशन। अगर आपने किसी रेप्यूटेशन को, किसी की रेप्यूटेशन को हार्म पहुंचाया है, अगर आपने किसी को गलत शब्द बोले हैं, अगर आपने किसी की बदनामी करी है, तो वो कौन सा ऑफेंस माना जाता है? डिफमेशन। सेक्शन 499 प्रोवाइड्स दैट हुएवर by words either spoken or intended to be read, or by sign or by visible representation, makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, ऑब्जेक्टिव ये था कि हम आपको चोट पहुंचाना चाहते थे। knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person, it is said except in cases hereinafter accepted to defame that person। तो अगर आपको आपकी बदनामी करने के ऑब्जेक्टिव से, आपको नुकसान पहुंचाने के ऑब्जेक्टिव से हमने आपके खिलाफ कुछ गलत शब्द बोले हैं, तो ये माना जाता है कि हमने क्या किया है? डिफमेशन। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1, इट मे अमाउंट टू डिफमेशन टू impute anything to a deceased person if imputation would harm the reputation of that person if living। अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई है, उसकी डेथ के बाद आप उसके बारे में गलत शब्द बोल रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि उसकी काहे की रेप्यूटेशन, वो तो डेथ हो गई है उसकी। लेकिन अगर डिसीज्ड पर्सन के बारे में भी आप उटपटांग बोल रहे हैं, गलत शब्द बोल रहे हैं, जिससे उसकी रेप्यूटेशन को हार्म हो रहा है प्लस उसके फैमिली मेंबर्स को चोट पहुंच रही है, तो भी वो डिफमेशन मान लिया जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है डिफमेशन के लिए द पर्सन शुड बी अलाइव, डेड पर्सन का भी डिफमेशन करना गुनाह है। ठीक है। देखिए जैसे इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस लिखे हुए हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम क्लियरली बोलें, जैसे मान लीजिए आपके साथ ऐसे क्लास में कई बार होता है, क्लास में एक टेस्ट चल रहा है, ठीक है, और उस टेस्ट में हमें ऐसा पता चला कि चीटिंग हो रही है। हम क्लास के अंदर आए और हमने पूछा किसने चीटिंग करी है, तो मिस्टर राम खड़े हुए और मिस्टर राम ने कहा कि अनुज ने चीटिंग नहीं करी है मैम, अनुज तो बहुत सीधा बच्चा है। बताइए, अगर राम खड़े होके ये बोल रहे हैं अनुज ने चीटिंग नहीं करी है, अनुज बिल्कुल सीधे बच्चे हैं, इससे टीचर को क्या इंडिकेशन मिल रहा है? जरूर अनुज ने ही चीटिंग करी थी, वरना ऐसे क्लियरली बोलने की क्या जरूरत थी? अब देखा जाए तो राम ने अनुज का डिफमेशन नहीं किया, लेकिन बहुत ज्यादा डिफमेशन कर दिया। डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली किया। उसने ये नहीं कहा अनुज ने चीटिंग करी है, उसने कहा अनुज ने तो कुछ किया ही नहीं है, अनुज तो बिल्कुल शांत बैठे थे। टीचर को इससे ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि अनुज ने ही चीटिंग करी है। अच्छा, हम क्लास में आए और हमने पूछा किसने चीटिंग करी है, आपने कुछ नहीं बोला, आपने एक फोटो बना दी और फोटो में दिखा दिया कि अनुज चीटिंग कर रहे हैं। बताओ ये अनुज का डिफमेशन है कि नहीं है? यस, दिस विल बी अ डिफमेशन। देखिए कुछ इलस्ट्रेशंस लिखे हैं। ए सेज Z इज एन ऑनेस्ट मैन। ए कह रहे हैं Z ऑनेस्ट मैन है और उसने कभी भी बी की वॉच नहीं चुराई, intending to cause it to believe that Z did steal B's watch। किसने चोरी करी है? राम ने कहा अनुज ने चोरी नहीं करी, अनुज बहुत सीधे इंसान है, अनुज तो कभी कुछ चुराते ही नहीं है, तो भाई अगर कुछ नहीं करते तो उनका नाम मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली अनुज का नाम मेंशन किया है तो ये अनुज का डिफमेशन माना जाएगा। ओके। A is asked who stole B's watch. A points to Z, intending to cause it to be believed that Z stole the B's watch। हमने पूछा चीटिंग किसने करी, राम ने अनुज की तरफ पॉइंट आउट करके दिखाया ये इन्होंने करी, भले ही वो अपने मुंह से कुछ बोले या ना बोले, दिस विल अमाउंट टू डिफमेशन ऑफ अनुज। ओके। और आखिरी वाला देखो, A draws a picture of Z running away with B's watch। उसने एक फोटो बना दी कि जो A थे, सॉरी जो Z थे वो घड़ी लेके भाग रहे थे, ये भी डिफमेशन माना जा सकता है। ओके फाइन। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिनको डिफमेशन नहीं मानते, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं
जिनको डिफमेशन नहीं माना जाता। फर्स्ट लिखा है इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड। अब जैसे मान लीजिए कोर्ट में एक विटनेस आया और विटनेस से पूछा गया कि मिस्टर ए ने चोरी करी है कि नहीं करी है। विटनेस ने, वाई विटनेस था, विटनेस ने कहा मिस्टर ए ने चोरी करी है। अब मिस्टर ए ने कहा हमने जो चोरी करी वो नहीं करी, वो तो बात की बात है, तुम मेरी भरे कोर्ट में बदनामी कर रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफ डिफेमेशन का केस कर रहे हैं। बताइए, अगर विटनेस ने कोर्ट रूम में पब्लिक की भलाई के लिए, केस की भलाई के लिए किसी के लिए सच बात बोली है, तो विल दैट अमाउंट टू डिफेमेशन? नो, वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। कह रहे इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ, उसने तो सच बोला ना, ओके, इट इज नॉट डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन। अब उसी वाले एग्जाम्पल में अगर राम ने कहा अनुज ने चोरी नहीं करी है, या राम ने कह दिया अनुज ने चोरी करी है और वो सही था, अनुज ने ही चोरी करी थी, अब बताओ वो अनुज का डिफेमेशन हुआ कि नहीं हुआ? एक मर्डरर था, आपने कह दिया तुमने खून किया है, वो मर्डरर कह रहा है मर्डर वर्डर छोड़ो, तुमने मेरी बदनामी कर दी, तो ये डिफेमेशन है कि नहीं? नो, ये डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कह रहे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हमने कह दिया कि भैया ये बैंक का मैनेजर है, ही इज नॉट परफॉर्मिंग गुड, या बैंक का मैनेजर सही से काम नहीं कर रहा था, तो हमने उसके सीनियर ऑफिसर से जाके कह दिया कि ये बंदा सही से काम नहीं कर रहा है, ये पब्लिक को परेशान कर रहा है। क्या ये उस बैंक मैनेजर का डिफेमेशन मान लिया जाएगा? नो, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी पब्लिक के लिए काम करना, और अगर वो पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहा है और अगर किसी ने पॉइंट आउट कर दिया तो उसको डिफेमेशन नहीं मानेंगे। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन whatever respecting the conduct of public servant in discharge of his public function। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा बैंक मैनेजर से कि भाई ये बैंक का एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा है, ये डिफेमेशन है? नहीं मैम, ये डिफेमेशन नहीं। आपने बैंक मैनेजर से जाके कहा बैंक एम्प्लॉय पागल है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये डिफेमेशन है कि नहीं है? यस, ये डिफेमेशन है। उसके कैरेक्टर के बारे में ना बोलिए, उसके काम के बारे में बोलिए। ये काम सही से नहीं कर रहे हैं, ठीक बात है, ये इंसान ही पागल है, ये गलत बात है। ठीक है, आगे थर्ड एक्सेप्शन, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। कह रहे इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन व्हाटएवर रिस्पेक्टिंग conduct of any person touching any public question and respecting his character so far as his character appears in that conduct and no further। यानी कई बार हम लोग ओपिनियन देते हैं, कई बार हम लोग कोई पब्लिक क्वेश्चन यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए जो लोग काम करते हैं उनके लिए कुछ कहते हैं, या पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी ने, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसने कुछ गलत काम किया, या लीडर्स वगैरह होते हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि दिस लीडर इज नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, एक नेताजी भाषण दे रहे थे तो हमने कहा कि भैया ये लीडर सच बात नहीं बोल रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पे ये ऐसी बातें करते रहते हैं, ये डिफेमेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने कह दिया ये नेता ही पागल है, ये डिफेमेशन मान लिया जाएगा, उसके कैरेक्टर को हम कुछ नहीं कह सकते हैं, उसके काम को कह सकते हैं। ठीक है, फोर्थ एक्सेप्शन, एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। फोर्थ एक्सेप्शन, publication of report of proceedings of the court। It is not defamation to publish substantially true report of proceedings of court of justice or of the result of any such proceeding। A justice of peace or officer holding an inquiry in open court preliminary to a trial in a court of justice is a court within the meaning of above section। Publication of report of proceedings of the court, कह रहे कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अगर किसी के सामने प्रेजेंट की गई, जैसे मान लीजिए किसी कोर्ट में कोई केस हुआ और उस केस की जो भी प्रोसीडिंग्स थी वो प्रोसीडिंग किसी हायर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करी गई, या वो प्रोसीडिंग किसी के सामने रखी गई, तो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो अगर किसी के सामने रखी जा रही है या उनको हम एविडेंस की तरह यूज कर रहे हैं कहीं और किसी और केस में, वो भी डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। और देखो इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है फोर्थ एंड फिफ्थ वाला। फिफ्थ में कह रहे हैं मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेस। मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा था और उस केस में जज ने कहा मिस्टर ए ने खून किया है, ठीक है, मिस्टर ए ने कहा हमने खून किया हो या ना किया हो वो छोड़िए, अभी हम डिफेमेशन का केस कर रहे हैं, बताइए किसके खिलाफ? जज के खिलाफ। हमने जज के खिलाफ केस कर दिया क्योंकि जज बार बार हमसे कह रहे हैं इन्होंने खून किया, इन्होंने खून किया, इन्होंने खून किया है।
ठीक है, फाइन। तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट रूम में, कोर्ट के प्रोसीजर में अगर किसी पर्सन के खिलाफ कुछ कहा गया है, उसको डिफमेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा है कोई लॉयर है, वो दूसरे लॉयर को कहता है कि ये ऐसे सबूत प्रेजेंट कर रहे हैं जो सबूत आपस में ही कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, तो इनके सबूतों को ध्यान ना दिया जाए। ये बात तो ठीक है, दिस इज नॉट डिफमेशन। लेकिन एक वकील दूसरे वकील से कह रहा है कि ये वकील ही बेवकूफ है, इस वकील के दिमाग नहीं है। ये डिफमेशन है कि नहीं है? ये डिफमेशन है। आप उसके सबूत के लिए कह सकते हो, आप उसके एविडेंसेस के लिए कह सकते हो, लेकिन आप उसके कैरेक्टर के लिए कुछ नहीं कह सकते। जरा देखो इलस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है। A says, I think Z's evidence on that trial is so contradictory that he must be stupid or dishonest. कह रहे हैं ए ने कहा कि Z के एविडेंसेस अपने आप में इतने कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि वो या तो स्टूपिड है और या तो वो डिसऑनेस्ट है। ये डिफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर हमने कह दिया आई डू नॉट बिलीव व्हाट जेड असर्टेड एट द ट्रायल बिकॉज आई नो हिम टू बी अ मैन विदाउट वेरासिटी। जेड जो भी कह रहे हैं हमको बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि जेड जेड इंसान ही बेवकूफ है। अगर हमने ये कह दिया, बताइए ये डिफर्मेशन है कि नहीं है? यस, ये डिफर्मेशन माना जाएगा। ठीक है, पढ़िए दोनों एग्जाम्पल ए और बी एक बार अपने आप भी पढ़ लीजिए। यू कैन नॉट एवर से अबाउट द कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर के लिए नहीं कह सकते, ये इंसान ही बेवकूफ है नहीं कह सकते, इसने जो काम किया है वो गलत है ये कह सकते। ठीक है, फाइन, पढ़ लो ए और बी। अच्छा एक बात बताइए, ये इंडियन आइडल वाले टाइप के बड़े सारे सीरियल आते हैं, ठीक है। मान लीजिए इंडियन आइडल चल रहा था और किसी सिंगर ने बड़ी मेहनत से गाना गाया, और उसके गाना गाने के बाद जो जजेस थे उन्होंने उसको खूब बातें सुनाई कि भाई तुमने इतना बुरा गाया है, तुमने म्यूजिक का इंसल्ट कर दिया है। ऐसा होता है ना, कई बार आपने देखा होगा। अब जजेस ने उस पर्सन की सिंगिंग पे बात उठाई और उस सिंगर ने क्या किया बताओ? उस सिंगर ने जजेस के खिलाफ डिफेमेशन का केस कर दिया। बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने अपनी परफॉर्मेंस ही दी है ताकि दूसरा उसमें कमी निकाल सके, विच वाज सब्जेक्ट टू देयर जजमेंट। जज जज का मतलब क्या हुआ? जज का मतलब ये तो ना वो अच्छी अच्छी बातें बोलना है। जज का मतलब ये हुआ अगर आप सही होगे तो आप सही बोलेंगे, खराब हो गए तो खराब बोलेंगे। अरे सब कुछ छोड़िए, आपने हमको टेस्ट करके दिया, हमने आपसे कहा क्या नंबर लाए हो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में जीरो हो, बिल्कुल बेकार टेस्ट किया है। आपने हमारी ये बातें सुनी और हम ही से ये पढ़ के आपने कोर्ट में हमारे खिलाफ डिफेमेशन का केस कर दिया। बताइए आप केस कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते, बिकॉज टीचर्स हैं, जजेस हैं, क्रिटिक्स हैं, इनका काम है गलती निकालना। ठीक है, और अगर ये आपके काम में गलती निकाल रहे हैं तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। जरा सिक्स्थ एक्सेप्शन देखिए, मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। It is not defamation to express in good faith any opinion respecting the merits of any performance which its author has submitted to the judgment. Author ने खुद अपनी मर्जी से कहा था ना कि भाई हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप बताइएगा अच्छी है कि नहीं है। तो अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बुराई सुननी पड़ेगी। A person who publishes a book, a person who makes a speech in the public, an actor or singer who appears on a public stage and submits his acting or singing to the judgment of the public, ये सब कुछ डिफमेशन नहीं माना जाएगा। हम लोग बच्चों एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं डिफमेशन के। डिफमेशन के एक्सेप्शन मतलब अगर ये चीजें हुई हैं तो उसको डिफमेशन नहीं मानेंगे। सेवेंथ एक्सेप्शन, सेंशर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन। सेंशर मतलब होता है डिसअप्रूवल। आपने कोई काम किया लेकिन किसी पर्सन ने अगर उसको डिसअप्रूव कर दिया है इन गुड फेथ। जैसे मान लीजिए किसी वकील ने कोर्ट में कोई सबूत पेश किया, ठीक है, कोर्ट को, जज को वो सबूत समझ में नहीं आए और कोर्ट ने कहा कि हम आपके सबूत को कंसिडर नहीं करेंगे, आपका ये सबूत बिल्कुल बेकार है। वकील ने जज के खिलाफ डिफेमेशन का केस कर दिया कि आपने भरे कोर्ट में कहा कि तुम्हारा ये सबूत बेकार है। बताइए अगर किसी जज ने किसी एविडेंस को डिसअप्रूव किया है तो क्या वो डिफेमेशन माना जाएगा? नो। सेंशर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। ये तभी हो सकता है जब एक पर्सन की दूसरे पर्सन के अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी हो। अच्छा आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है कि आप किसी रिलेटिव क्या गए हो, वहां पे कई सारे बच्चे थे, आप भी थे, आपकी उम्र के कई सारे बच्चे थे और आपका बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स थे, है ना, और आपके मम्मी पापा ने आपको सबके सामने डांट दिया। बताइए बड़ी इंसल्ट हो गई। कई बार तो स्कूल के बच्चे साथ में थे, आपके क्लास के बच्चे साथ में थे, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोटे छोटे वो भी साथ में थे,
और आपके पिताजी ने आपको डांट दिया, आपको इतना बुरा लग गया कि आपके पिताजी के खिलाफ आपने डिफेमेशन का केस कर दिया कि भैया इन्होंने सबके सामने हमको डांट दिया, ये हर बार जहाँ कहीं बाहर जाते हैं हमको सबके सामने डांट देते हैं। क्या आप पिताजी के ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आपके ऊपर लॉफुल अथॉरिटी है, उनके पास अधिकार है कि वो आपको डांट सकते हैं, इसलिए आप उनके खिलाफ बदनामी का केस नहीं कर सकते। इट इज नॉट डिफेमेशन इन अ पर्सन having over another any authority either conferred by law or arising out of legal contract। देखो यहाँ लिखा है a judge censuring in good faith the conduct of a witness। विटनेस सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, जज ने कहा विटनेस की इंसल्ट हो गई, नो। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पेरेंट सेंचरिंग इन गुड फेथ अ चाइल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन। तो जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती थी ना, टीचर ने जैसे ही शिकायत करी, पेरेंट्स ने कुछ नहीं देखा, सब बच्चे खड़े थे और आपको डांटना पीटना शुरू कर दिया। अगर आपके पेरेंट्स सारे बच्चों के सामने आपको डांट रहे हैं, क्या वो डिफेमेशन माना जाएगा? नो, वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। एट्थ एक्सेप्शन, एक्विजिशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू अ ऑथराइज्ड पर्सन। कह रहे इट इज नॉट डिफेमेशन टू प्रेफर इन गुड फेथ एन एक्विजिशन अगेंस्ट एनी पर्सन to any of those who have lawful authority over that person। ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। If A in good faith accuses Z before a magistrate, if A in good faith complains of the conduct of Z, a servant to Z's master, if A in good faith complains of the conduct of Z, a child to Z's father, A is within exception। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी हमने आपको एक पेरेंट्स मीटिंग का एग्जाम्पल दिया, तो आपकी पेरेंट्स मीटिंग हुई, ठीक है, हम टीचर थे और आपके पेरेंट्स आए और आप भी आए, ठीक है। हमने पूरी क्लास के सामने, सारे पेरेंट्स के सामने कहा ये बच्चा सबसे नॉटी है क्लास में, ये सबसे ज्यादा शैतानी करता है, ये सबसे ज्यादा बदमाशी करता है, कोई टेस्ट नहीं देता, मेरी कोई बात नहीं सुनता। और आपके पिताजी ने ये बात सुनते ही आपको मारना पीटना शुरू कर दिया सारे बच्चों के सामने। अब आपकी तो बड़ी इंसल्ट हो गई, ठीक है। क्या आप पिताजी के खिलाफ केस कर सकते हैं? प्रीवियस वाले प्रोविजन के हिसाब से आप पिताजी के खिलाफ डिफेमेशन का केस नहीं कर सकते। आपने मनी मन सोचा पिताजी के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर सकते, टीचर को नहीं छोड़ेंगे, टीचर के खिलाफ हम बदनामी का केस करेंगे, इन्होंने भरी क्लास में हमारे खिलाफ अपशब्द बोले। ना आप हमारे खिलाफ केस कर सकते हैं डिफेमेशन का, ना पिताजी के खिलाफ केस कर सकते हैं। यानी अगर हमने इन गुड फेथ किसी की कंप्लेन करी है, उससे जिसकी उसके ऊपर अथॉरिटी हो, हमने किसी पुलिस ऑफिसर के पास जाके कंप्लेन करी सच एंड सच पर्सन ने हमारे यहाँ से चोरी करी है, ठीक है, तो हम तो कंप्लेन कर रहे हैं ना, चोरी करी है कि नहीं करी है तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगाएगा। लेकिन अगर हमने ऐसा कुछ भी कहा है, दिस विल नॉट अमाउंट टू डिफेमेशन। ओके, तो अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं किसी की, इन गुड फेथ कर रहे हैं, तो उसको भी डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। नाइन्थ एक्सेप्शन, imputation made in good faith by person for protecting of his of or others interest। इसका जरा एग्जांपल देखो तो आपको समझ में आएगा। A shopkeeper says to B who manages his business, sell nothing to Z unless he pays you ready money, for I have no opinion of his honesty। A is within the exception। मान लीजिए हमारी एक दुकान है, ठीक है, आप हर बार हमारी दुकान में आते हैं और हमारे यहाँ से उधार माल लेके जाते हैं और उसके बाद कभी आप पेमेंट करते ही नहीं, ठीक है। इस बार जब आप दूर से आ रहे थे तो हमने अपने दुकान वालों को, जो नौकर थे हमारी दुकान में, उनको बोला कि भाई देखो ये आ रहे हैं, इनको कोई सामान ना देना जब तक ये कैश ना दे दें। इंसल्ट तो आपकी हुई है, बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है ना। क्या ये डिफेमेशन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। हमने अपने स्टाफ को ये बताने की कोशिश करी कि भैया ये बच्चा आए तो उसको दूर से भगा देना, फीस वीस नहीं देता है, पैसे नहीं देता है, ठीक है। अब बताइए, आपका बदनामी तो आपकी बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन आप हमारे खिलाफ डिफेमेशन का केस नहीं कर सकते, क्योंकि देखा जाए तो हम अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फाइन। और टेंथ एक्सेप्शन, caution intended for good of a person to whom conveyed or for public good। कई बार ऐसा आपने देखा है, मान लीजिए आप क्लास में हैं, ठीक है, और आप अपने दोस्त से कहते हैं सुनो उससे दोस्ती मत करना, वो अच्छा लड़का नहीं है। ऐसा करते थे ना, बचपन में भी करते थे कि सुनो वो अनुज से दोस्ती ना करना, अनुज इज नॉट अ गुड बॉय। अब अनुज की तो बड़ी इंसल्ट हो रही है भाई, पूरे क्लास में हर कोई कह रहा है अनुज से दोस्ती ना करना। लेकिन अगर आप किसी को अवेयर बिवेयर कर रहे हो, कॉशियस हो कि भाई संभल के रहना, अनुज से दूर रहना,
कभी कभी ऐसे बोल देते ना, अनुज से दूर रहना। अब आप सब सोच ही रहे होंगे अनुज कौन है, हु इज दिस अनुज? इज अ फिक्टिशियस कैरेक्टर, कोई अनुज नहीं, परेशान ना हो, ठीक है। तो अनुज सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं, आप सोच रहे हो वो सब तो ठीक है, अनुज कौन है? तो अगर हमने कहा अनुज से दूर रहना, ये भी अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें अनुज का डिफॉर्मेशन नहीं है। अनुज की डिफॉर्मेशन तो है, लेकिन वो डिफॉर्मेशन का केस नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी दूसरे को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉशियस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए थे डिफॉर्मेशन के, कि डिफॉर्मेशन का केस किया तो जा सकता है, लेकिन अगर इन एक्सेप्शंस में कोई पर्सन लाई कर रहा है तो उसके खिलाफ डिफॉर्मेशन का केस नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। एग्जाम्पल बीच बीच में वो रीड कर लेना, और जरा सजा भी देख लो, डिफॉर्मेशन की सजा क्या होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 500, whoever defames another, जो भी किसी दूसरे पर्सन की बदनामी करता है, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। नॉर्मली यहाँ तक वाले जितने भी सेक्शंस थे उन सबकी एक ही सजा थी, 2-2 साल वाली। चलो, काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशन में दो तरीके के डिफॉर्मेशन होते हैं, लाइबल एंड स्लैंडर। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जो परमानेंट फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में है, विजिबल फॉर्म में है, वो लाइबल होता है, ओरल फॉर्म में है, टेम्पररी फॉर्म में है, वो स्लैंडर होता है। ओके, डिफॉर्मेशन का ही एक ये पार्ट है, इसको रीड करना अपने आप, सिर्फ हेडिंग हम दिखा दे रहे हैं आपको। कह रहे प्रिंटिंग और एनग्रेविंग मैटर नोन टू बी डिफॉर्मेटरी। आपको पता था जो मैटर डिफॉर्मेटरी है, ऐसे किसी मैटर को कहीं प्रिंट करना या कहीं एनग्रेव कराना, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लोग दूसरों के बारे में ऊटपटांग लिखते रहते हैं या उनके पोस्टर्स बनाते रहते हैं, ये सारे के सारे एक्ट डिफॉर्मेशन में कवर हो जाएंगे। whoever prints or engraves any matter knowing or having good reason to believe that such matter is defamatory, हमने आपके बारे में झूठ झूठ बात लिख दी, हमने आपके बारे में झूठ झूठ बात पब्लिश कर दी, और ऐसा करके अगर हम आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिफॉर्मेशन, और वही 2 साल की सजा हो जाएगी। ठीक है, पढ़ लेंगे अब इसके अंदर वाला मैटर। फाइन, चलो हम आ रहे हैं अब जनरल एक्सेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पूरे आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर हम लोग ये देख रहे थे कि बड़े सारे क्राइम हैं, बड़े सारे सेक्शंस हैं कि अगर आपने ये किया है तो आपको ऑफेंस होगी, सजा होगी। लेकिन अब हम लोग लिस्ट पढ़ने वाले हैं जनरल एक्सेप्शंस। अगर आप इन एक्सेप्शंस में आते हैं, जरा पेज टर्न करके देखिए, 20 पॉइंट्स होंगे इसके, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी भी एक्सेप्शन में आते हैं तो आपको आईपीसी के अंदर किसी भी सेक्शन में सजा नहीं होगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आईपीसी के सेक्शन या सजाओं से बचने के उपाय दिए हुए हैं। अगर आप अपने को इनमें से किसी भी उपाय में ले आएंगे तो आपको आईपीसी की सजा नहीं होगी। फाइन, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एक बात बताइए, अगर हमने एक प्रॉपर्टी थी जो हमने आपको बेची, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं थी, पहले तो जनरल बात करते हैं, एक प्रॉपर्टी मेरी नहीं थी लेकिन हमने आपको बेच दी, हमने फ्रॉड किया कि नहीं किया? यस मैम, आपने फ्रॉड किया है, आईपीसी के अंदर पनिशेबल भी है। एक प्रॉपर्टी थी जो हमको लग रहा था मेरी है, लेकिन एक्चुअली में वो मेरी नहीं थी, हमको धोखा हुआ, हमको ऐसा लगा कि वो प्रॉपर्टी मेरी थी, लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं थी और हमने आपको बेच दी। क्या हमने आईपीसी के अंडर फ्रॉड किया है? नो, हमने आईपीसी के अंडर फ्रॉड नहीं किया है, क्योंकि आई ऑल्सो बोनाफाइडली बिलीव दैट प्रॉपर्टी बिलोंग टू मी। हम बोनाफाइड थे, हमको भी यही लग रहा था कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, और ये सोचते हुए, ये जानते हुए हमने वो प्रॉपर्टी आपको बेच दी। क्या हमें आईपीसी के अंडर के सेक्शन की पनिशमेंट मिलेगी? नो, दैट वाज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो अगर फैक्ट की कोई मिस्टेक हुई है हमसे तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76, इफ एनीवन कमिट्स एनी एक्ट which he is bound to do or mistakenly believes in good faith that he is bound to do, उसको ऐसा लग रहा है कि हम ये कर सकते थे काम, इसलिए उसने किया, लेकिन ओरिजिनल में उसको पता चला ही वाज नॉट बाउंड टू डू दैट, तो वो इस एक्सेप्शन में नहीं आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं हमने आपका खून कर दिया, जब पुलिस हमें पकड़ने आई तो हमने कहा अच्छा हमको तो पता ही नहीं था खून करना गुनाह होता है, अगर हमको पता होता खून करना क्राइम होता है तो हम आपका खून कभी ना करते। मिस्टेक ऑफ लॉ का प्रोटेक्शन हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे देश का लॉ हर इंसान को पता होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हमको पता ही नहीं था कि ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, हमको तो लगता था कि ये बिल्डिंग मेरी है, मेरे पास इसके प्रॉपर्टी के पेपर्स भी थे,
और अगर हम बोनाफाइड है, हम जेन्युइन है, तो हम प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये है पहला एक्सेप्शन। ओके, दूसरा, एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। एक कोर्ट में जज ने कहा, ठीक है, जज ने कहा कि मिस्टर ए मर्डरर है, जैसे अभी हम लोग डिफेमेशन में भी पढ़ रहे थे। कोर्ट में जज ने कहा मिस्टर ए ने खून किया है, मिस्टर ए को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। क्या वो खूनी जज के खिलाफ डिफेमेशन का केस कर सकता है? नो। कोर्ट रूम में जज जो भी कह रहा है, जज जो भी कर रहा है, उसका कोई भी एक्ट पनिशेबल नहीं होगा। इसी तरह अगर मान लो जज ने कह दिया पुलिस से, जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, जज ने कहा मिस्टर ए ने गलत काम किया है, मिस्टर ए को अरेस्ट कर लिया जाए, और उनके कहते ही पुलिस आई और पुलिस ने मिस्टर ए को अरेस्ट कर लिया। बताइए, क्या पुलिस ने कोई क्राइम किया है? नो। जज ने कोई काम किया या जज के कहने पर किसी ने कोई काम किया है, वो आईपीसी के अंडर कवर नहीं होगा और उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इफ एनी जज इन हिज अथॉरिटी इन गुड फेथ बिलीविंग ऑथराइज्ड बाय लॉ कमिट्स एनी एक्ट, नो ऑफेंस इज अट्रैक्टेड, and when any act is committed on judgment or order of the court which is in force, it is no offense even if the judgment or order is without any jurisdiction. तो जज के कहने पर अगर किसी पर्सन ने कोई काम किया है तो वो काम ऑफेंस नहीं माना जाएगा। 3 हो गए। Mistake of fact justified by law. According to section 79, if anyone commits any offense by accident or by, sorry, कह रहे हैं according to section 79, if anyone commits any act which is justified by law or by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law, believes himself to be justified by law. जरा देखिए लिखा क्या था। कह रहे हैं इफ एनीवन कमिट्स एनी एक्ट, मान लीजिए मिस्टर ए ने देखा कि मिस्टर बी सी को बहुत तेज तेज मार रहे हैं, ठीक है, बिना किसी वजह के बी इज हिटिंग सी हार्डली, और सी मर ना जाए इसलिए मिस्टर ए ने क्या किया, बी को पकड़ लिया और पकड़ के पुलिस के पास ले गया। ठीक है, बी को अरेस्ट किया, अरेस्ट किया मतलब कब्जे में लिया और उसको पुलिस के पास ले गया। क्या ए ने कोई ऑफेंस किया है? बताइए। नो, क्योंकि ए वॉज जस्टिफाइड इन डूइंग दैट फैक्ट, यानी ए ने सी को बचाने के लिए बी को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके वो लेके चला गया पुलिस के पास। ठीक है, बी ने ए से कहा कि हमने आपके खिलाफ तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन आपने बिना बात के हमको हाथ लगाया, आपने बिना बात के हमारे साथ लड़ाई करी और आप हमको पकड़ के लेके जा रहे हो बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, तो आपने क्राइम किया है। कह रहे नहीं, mistake of fact justified by law, if anyone commits any act which is justified by law। आपको पता है क्रिमिनल प्रोसीजर में तो साफ साफ ही लिखा हुआ है अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, यानी कोई पर्सन अगर देख रहा है कि कोई दूसरा पर्सन कोई गलत काम कर रहा है तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट करके पुलिस के हवाले कर सकता है, और अगर उसने ऐसा किया है तो दूसरा पर्सन उसके खिलाफ आईपीसी का कोई सेक्शन एप्लीकेबल नहीं करा सकता। ठीक है, फिफ्थ, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। जो एग्जाम्पल हम छोटे छोटे आपको बताते जा रहे हैं ना, वो आप लिखते जाइएगा ताकि बाद में जब आप ये चैप्टर रिवाइज करें ना तो आपको ये याद होता जाए, समझ में आता जाए। अच्छा, मान लीजिए एक कारपेंटर था। मैम कारपेंटर कौन होता है पहले ये बताइए बेटा? बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। ठीक है, अब कारपेंटर क्या कर रहे थे, वो भाई सब ऐसे ऐसे करके लकड़ी लकड़ी तोड़ रहे थे, काट रहे थे इनफैक्ट, ठीक है, ऐसे कर रहे थे और पूरे डेडिकेशन से काम कर रहे थे, मन लगा के काम कर रहे थे। अचानक से वो एक्स उनके हाथ से ऐसे ऐसे करते हुए छूट गई, पीछे छूट गई और पीछे जाके किसी के लग गई। ठीक है, बताइए क्या उस बढ़ई यानी कि कारपेंटर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्या उस कारपेंटर को जेल में डाल दिया जाएगा? नो। क्यों? क्योंकि ये उससे गलती से हुआ वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। वो कारपेंटर था, वो अपनी कुल्हाड़ी चला रहा था, वो कुल्हाड़ी इसलिए चला रहा था ताकि वो लकड़ी काट सके, गलती से वो कुल्हाड़ी किसी और के लग गई तो यहाँ पर कारपेंटर लायबल नहीं होगा। अच्छा, हम टीचर थे क्या टीचर हैं? हम बैठे हुए थे ऐसे, ठीक है, हम पढ़ा रहे थे और एक दिन आप हमसे पढ़ने आए तो आपने देखा हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, वो हथौड़ी घुमा रहे हैं ऐसे। आपने कहा मैम क्या हो गया? हमने कहा कुछ नहीं बेटा, जैसे हथौड़ी घुमाने का बड़ा मन कर रहा है और ऐसे घुमाते घुमाते हथौड़ी छोड़ दी हमने। अब बताइए, अब मेरे खिलाफ एक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि हथौड़ी चलाना मेरा काम नहीं था। हम क्यों हथौड़ी चला रहे हैं? हम जैसे चाकू चला रहे थे,
तलवारें चला रहे थे, आप पढ़ने आए हमसे, हम ऐसे ऐसे तलवारें चला रहे थे और छोड़ दी तलवार हमने, ये ऑफेंस माना जाएगा। बट कारपेंटर का किया हुआ काम ऑफेंस नहीं माना जाएगा, बिकॉज ही वॉज परफॉर्मिंग हिज लीगल ड्यूटी। According to Section 80, if anyone commits any offense by accident or misfortune without malafide or without knowledge in performance of his legal duty, क्या वो कारपेंटर मैलाफाइड था? क्या वो ये सोच के लकड़ी काट रहा था कि आज लकड़ी के साथ साथ किसी इंसान को भी काट देंगे? नो, और इसलिए उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है। Sixth, act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. कई बार दूसरे हार्म को रोकने के लिए, कई बार एक, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, आपने कई बार देखा होगा, एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि भैया हमारे पैर में सांप ने काट लिया है और ये जहर फैल रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा कि हमको आपके पैर को काटना पड़ेगा ताकि वो जहर पूरी बॉडी में ना फैल जाए। तो डॉक्टर ने जो सही समझा उसके पैर को काट दिया और उस पेशेंट ने डॉक्टर के खिलाफ केस कर दिया, इन्होंने हमारा पैर काट दिया। नो डाउट हार्म तो हुआ है, लेकिन दूसरे हार्म को बचाने के लिए अगर ऐसा किया गया है तो वो भी ऑफेंस पनिशेबल नहीं होगा। एनी एक्ट डन बाय एनीवन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, या डॉक्टर का कोई मैलिफाइड इंटेंशन थोड़ी ना, तो उसको आपका पैर थोड़ी चाहिए था। चलो, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, वेरी सिंपल, पढ़ लीजिएगा। 7 साल से छोटे बच्चे को हम ये मान के चलते हैं कि उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, और 7 साल से छोटे बच्चे ने अगर कुछ भी किया है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अच्छा, 7th और 8th में क्या फर्क है? 8th में कह रहे हैं एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। देखो, 7 साल से छोटे बच्चे को तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको समझ नहीं थी। 7 साल से 12 साल के बच्चे को समझ नॉर्मली होती है, लेकिन अगर 7 से 12 साल के बच्चा भी इमेच्योर है, उसको समझ नहीं है, तो उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। यानी 7th और 8th में फर्क ये है, 7th वाले में ये प्रिजम्पशन है कि 7 साल से छोटे बच्चे को अकल नहीं होती, लेकिन 8th में कह रहे हैं वो 7 साल से 12 साल का था एंड नॉट अटेन द मेच्योरिटी ऑफ व्हाट इज रॉन्ग, तब जाके उसको पनिशमेंट नहीं होगी। ठीक है, 7th और 8th आ गया। अच्छा, 9th, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पढ़ लेंगे। जो अनसाउंड माइंड है, जो पागल है, जिसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, उसने अगर कोई ऑफेंस किया है तो वो भी पनिशेबल नहीं होगा, क्योंकि लॉ ये कहता है कि जो अनसाउंड माइंड का है वो अपना सही बुरा, सही गलत सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता। 10th, act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will। आपने हमको जबरदस्ती ड्रग्स पिला दिए, आपने हमको दारू पिला दी और जिसकी वजह से हम इंटॉक्सिकेटेड हो गए और हमने कोई क्राइम कर दिया। ठीक है, बताइए हमारी गलती होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, और हमको सजा नहीं होगी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हमने दारू पी रखी है, 2 केसेस लेके चलते हैं। पहले वाले केस में आपने हमको दारू पिला दी और हमने कोई गुनाह कर दिया, ठीक है, वो ऑफेंस है कि नहीं है? नहीं मैम, वो ऑफेंस नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं थी। तो हमको ये समझ में आया, अच्छा इसका मतलब ये है कि दारू के नशे में अगर हम कोई गुनाह करें तो वो पनिशेबल नहीं होगा। तो हमने अगली बार खुद ही पी ली और खुद दारू पी के हम चले गए खून करने। अब बताओ ये ऑफेंस होगा कि नहीं होगा? यस, ये ऑफेंस होगा। डिफरेंस समझ में आया? किसी ने हमको नशे में जबरदस्ती डाल दिया जिसके बारे में हमको पता नहीं था और हमने ऑफेंस किया, तो मेरी गलती नहीं। लेकिन अगर हम खुद नशा करके बैठे हैं और फिर हमने कोई ऑफेंस कर दिया तो हम पनिशेबल होंगे। आई नो आपके दिमाग में चल रहा है मैम ये पता कैसे चलेगा कि नशा आपने खुद किया है कि हमने कराया है? बेटा, लॉयर यही तो प्रूव करेंगे कोर्ट में, लॉयर ही तो प्रूव करेंगे कि नशा हमने खुद से किया था या नशा हमको जबरदस्ती करवाया गया था। तो देखो वही लिखा हुआ है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन who at the time of doing it by reason of intoxication incapable of knowing the nature। कह रहे हैं हम नशे में थे और हमको पता नहीं था, अगेंस्ट हिज विल, हमारी मर्जी के बिना हमको नशे में डाल दिया गया, तब अगर हमने कोई क्राइम किया है तो वो ऑफेंस नहीं मानेंगे। ओके, 11th देखो हमने समझा दिया, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज committed by one who is intoxicated in cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent. A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge।
तो ये कह रहे हैं आप ट्रेन में चढ़ गए, ठीक है, आप नशे में थे और आप ट्रेन में चढ़ गए और आपने कहा कि हम नशे में थे, हमको पता नहीं था कि टिकट ली जाती है कि नहीं ली जाती है। तो कह रहे ये तो बेसिक सी चीजें हैं, इसमें नशे में होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कह रहे हैं ऐसी चीजें पनिशेबल होंगी चाहे आप टॉक्सिकेटेड हो या ना हो। इसी तरह 12th, act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। अच्छा ये वाला जो था ना, इसमें आप वही वाला एग्जाम्पल रख सकते हो कि अगर हमने अपनी मर्जी से दारू पी ली और हम किसी का खून करने चले गए तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, देन इट इज ऑफेंस। हाँ, अच्छा 12th कह रहा है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। फाइटिंग मैचेस देखे हैं कभी आपने? ऑब्वियसली मैम फाइटिंग मैचेस बहुत देखते हैं। अब मान लीजिए फाइटिंग मैच चल रहा है या रेसलिंग वेसलिंग चल रहा है, उसमें मान लीजिए दोनों के बीच में फाइटिंग हुई और किसी एक ने ज्यादा तेज से वो मुक्का मार दिया तो दूसरे की डेथ हो गई। बताओ वो जो फर्स्ट प्लेयर है क्या उसको फांसी की सजा हो जाएगी? नो। कह रहे हैं पहली चीज तो इंटेंशन नहीं था मारने का, खून करने का इंटेंशन नहीं था, मारने का तो इंटेंशन था। नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। आपको पता है ऐसे मैचेस के पहले दोनों की कंसेंट ले ली जाती है कि भाई अगर ड्यूरिंग द फाइट ऐसा कुछ होता है तो कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा। when anyone commits any act without any intention to cause death or grievous hurt which is not within the knowledge of that person or likely to cause death or grievous hurt to any person who is more than 18 and has consented to take the risk, वो खुद ही रिस्क ले रहा है। इसमें ये लाइन मार्क कर लो, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया विच मीन्स ही हु कंसेंट सफर्स नो इंजरी। जिसने खुद ही कंसेंट दिया है वो इंजरी सफर नहीं करेगा। ओके, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। इसमें सर्जन वाला आ जाएगा, पढ़िए सर्जन वाला। सर्जन वाला आ जाएगा कि भाई पर्सन के चोट लगी और उसको डॉक्टर के पास लेके गए, ठीक है, और डॉक्टर ने कहा कि भाई हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में कि डॉक्टर कहता है कि हो सकता है ऑपरेशन के ड्यूरिंग में इनकी डेथ हो जाए। अब ऑपरेशन के ड्यूरिंग में अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है क्या डॉक्टर के खिलाफ हम आईपीसी का केस कर देंगे? नो। कह रहे हैं सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड हु सफर्स अंडर पेनफुल कंप्लेन बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ। जब डॉक्टर आपसे ये कहता है हो सकता है डेथ हो जाए तो डॉक्टर क्या कहना चाहता है? हम डेथ कर देंगे, मर्डर कर देंगे? नो। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ जेड्स बेनिफिट परफॉर्म दैट ऑपरेशन ऑन जेड विद जेड्स कंसेंट। सर्जन ने ऑपरेशन करा जेड की मर्जी से, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। लेकिन आगे क्या लिखा है? आगे कह रहे हैं सर्जन ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करते वक्त अंदर पेट में नीडल छोड़ दी, फोन छोड़ दी, मोबाइल फोन छोड़ दिया, कैंची छोड़ दी। अब बताइए सर्जन लाइबल है कि नहीं? यस, सर्जन लाइबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेना, समझ में आएगा। अच्छा, ऑन कंसेंट ऑफ गार्जियन। कई बार देखिए जब पेशेंट एडमिट होता है तो जो पेशेंट है वो तो होश में नहीं है, पेशेंट होश में नहीं है, आप पेशेंट से कैसे पूछोगे हम तुम्हारा ऑपरेशन करें कि ना करें? तो आपने उसके पेरेंट से कंसेंट ले ली, पेरेंट से कंसेंट फॉर्म साइन करा दिया और डॉक्टर ने कहा भैया आप साइन कर दो कि अगर ऑपरेशन के ड्यूरेशन में इनको कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। अब बताओ पेरेंट की कंसेंट लेके अगर डॉक्टर ने साइन किया है, सॉरी पेरेंट ने साइन किया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है और अगर ऑपरेशन में कुछ हो जाता है तो डॉक्टर क्रिमिनली लायबल नहीं होगा। दिस सेक्शन गिव्स पावर टू द गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड under 12 years of age or a person of unsound mind to consent to do an act done by a third person for the benefit of child। तो जनरली ये तब एप्लीकेबल होगा जब वो 12 साल से कम हो या वो अनसाउंड माइंड का हो या वो इस सिचुएशन में ना हो कि वो कंसेंट दे पाए। 15 कंसेंट सेम ही है, कह रहे हैं द कंसेंट इज नॉट वैलिड इफ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्सन हु इज अंडर अ फियर ऑफ इंजरी। हमने कहा हम आपकी कंसेंट ले ली हमने, ठीक है, हमने आपसे कंसेंट की हम तुम्हारे घर में चोरी कर लें। आपने कहा नहीं नहीं मेरे घर में चोरी ना करो, हमने आपको कट्टा दिखा दिया, हमने बंदूक चला दी, आपने कहा जो जो ले जाना हो ले जाओ। अब जब हमने आपके घर से चोरी कर ली तो आपने हमारे खिलाफ चोरी का इल्जाम लगाया। हमने कहा नहीं नहीं चोरी का इल्जाम कहाँ, इन्होंने तो कहा था, हमने इनसे पूछा था हम तुम्हारे घर से सामान ले ले, इन्होंने कहा था हाँ हाँ आराम से आओ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कंसेंट जो डरा धमका के ली गई हो उसको कंसेंट नहीं मानेंगे और वो कंसेंट वैलिड नहीं होगी, द पर्सन विल बी लायबल। बेसिक सी चीजें हैं, अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे ना
तो भी आप कर ले जाओगे, ठीक है। अच्छा पढ़ लेंगे बाकी के 16th एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। द एक्सेप्शंस इन 87, 88, 89, ये ऊपर वाले थे 87, 88, 89 सेक्शंस, do not extend to act which are offenses independently of any harm which they may cause or intended to be caused or to be known likely to cause to the person giving the consent। तो ये कह रहे हैं ये ऊपर वाले जो थे 87, 88, 89, ये देखो गार्जियन वाले, है ना, सर्जन वाले, तो ये वाले अगर ऐसे केसेस हैं और ऐसे आप डॉक्टर ऑपरेशन करने की कंसेंट लेता है कि मर्डर करने की कंसेंट लेता है, ये बताइए। डॉक्टर फॉर्म किस चीज का साइन कराता है कि भाई हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करते वक्त कुछ गलत हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, कि डॉक्टर ने फॉर्म में ये लिखा होगा कि देखो हम इसका मर्डर करने जा रहे हैं, ये मर जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये नहीं कह सकता। ओके ठीक है, सेम ही है। अब देखिए सारे वही हैं, बाकी 3-4 आंसर अपने आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। जैसे 20th वाला देखो, कह रहे स्लाइट हार्म, थोड़ा सा धक्का लग गया, थोड़ी सी चोट लग गई, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर आईपीसी। तो ये जितने भी हैं एक बार रीड करिएगा, 3-4 लास्ट के बचे हुए हैं, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आपको एक बार ये रीड करने हैं। अगर ना समझ में आए तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ लीजिएगा। एंड विद दीज एक्सेप्शंस वी आर मार्किंग द एंड टू आईपीसी। इंडियन पीनल कोड हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया। was a very interesting act, very good act। इसके एग्जाम्पल्स पे खास ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर के अंदर बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, केसेस हैं छोटे छोटे, वो जरूर पढ़िएगा। उन्हीं में से कुछ ना कुछ उठ के आ जाएगा, उसी में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम के अंदर, तो वो जरूर आप देख लीजिएगा। और ये लास्ट के 2-3 आपके लिए छोड़ दिए, थोड़ा आप भी पढ़िए, आप भी दिमाग लगाइए क्या लिखा है। इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज डू आस्क, ठीक है। चलिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लीजिएगा and please ask your doubts, and in the next lecture we are going to start with a new one। Thank you all of you, bye bye।